हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, बात की जाए अगर भारत के इतिहास की, तो भारत के लोगों ने एक लंबा वर्ग संघर्ष देखा है। हमने वो समय भी देखा मध्यकाल में, जब लोग यहां के डर रहे थे कि कहीं हमारे संप्रदाय पे कोई आंच तो नहीं आ जाएगी, लेकिन फिर हमने वहां पे गंगा जमुनी तहजीब विकसित होते हुए देखी। बात करें उसके आगे की, तो फिर एक ऐसा दुर्दांत समय आया जब भारत के लोग अंग्रेजों के आधिपत्य में यानी कि उनके गुलाम हो गए। और अगर हम बात करें भारत दुर्दशा नाटक की, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का बड़ा ही फेमस प्रसिद्ध नाटक रहा, तो वो इसी आख्यान को और इसी समय की जो विपदाएं हैं और इस समय की जो दिक्कतें दुश्वारियां हैं उसको ही निरूपित करता है। और आज हम उसकी बात करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या दुश्वारियां और किन विपत्तियों की बात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा में की है। देखिए, अगर बात की जाए भारत दुर्दशा नाटक की, तो 1880 के अराउंड ये नाटक आया। और हम सबको पता है कि जो भारतेंदु युग है, जो 1850 से लगभग 1900 ईस्वी तक जो इसका समय है, इस दौरान जो सबसे खास बात थी वो ये कि पहली बार गद्य की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा। पहली बार गद्य की विधा जो एकदम निग्लेक्टेड थी, हाशिए पे थी, वो शुरू होती है। और बहुत बड़ा योगदान इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी है। और इस वजह से जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं और उसमें आदिकाल, भक्तिकाल और फिर रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ते हैं, तो आधुनिक काल जहां से शुरू होता है उसके शुरुआत पे ही आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र दिखेंगे। और जो पहला कालखंड हमको देखने को मिलता है वो भी भारतेंदु के नाम पे रखा गया। ये इस बात को बताता है कि उस समय भारतेंदु का भारत में होना कितना महत्वपूर्ण था। एक देश जो कहीं ना कहीं काव्य ग्रंथों की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, एक देश जो कुछ लोकल बोलियों की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, उस देश को थोड़ा बहुत गद्य की तरफ और जो प्रमुख हमारी भाषा है हिंदी, उसकी तरफ अगर मोड़ने का श्रेय किसी को जाता है तो निश्चित तौर पे भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। वजह यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अगर आप उनके नाटकों को देखेंगे, भारत दुर्दशा कह लीजिए, अंधेर नगरी देख लीजिए, निश्चित तौर पे समाज की विरूपताओं पे, समाज की दिक्कतों पे उन्होंने बहुत ही करारा प्रहार किया है। और अगर मैं बात करूं अंधेर नगरी की या भारत दुर्दशा की, दोनों ही नाटक ऐसे हैं जहां पे आपको व्यंग्य बहुत दिखेंगे। और बात करें व्यंग्य की, तो हमने बाद में भी व्यंग्य विधा बहुत डेवलप होते हुए देखी, लेकिन शुरुआती समय में जब भारत वास्तविकता में दिक्कतों की, समस्याओं की चपेट में था, उस समय जब पद्य साहित्य ही आगे बढ़ता जा रहा था, उस समय गद्य में एक नई विधा को और उसमें एक नए रस को निरूपित करना निश्चित तौर पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो बात करें भारत दुर्दशा की, तो भारत दुर्दशा की अगर बात करते हैं तो देखिए, पहले तो मैं बताता चलूं कि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो ये बताना जरूरी है कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, ठीक है, इसका जो बैच 2.0 है, यानी जो प्रतिज्ञा बैच है, ये 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। ठीक है, 31 अगस्त को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, बैच शुरू हो चुका है, लेकिन बैच जो है वो ऑलमोस्ट कक्षाएं आपको 31 अगस्त के अराउंड से शुरू होगी। ये बैच शुरू होता है जायसी से, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी से। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है, ठीक है, इस पे भी मैंने एक वीडियो किया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है, उससे ये शुरू हो रहा है बैच 2.0। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके अगर आप जुड़ेंगे तो मात्र 14,999 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 31 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है। इस बैच के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, एक बार हम लोग वीडियो पे बात कर लेते हैं आगे। देखिए, अगर मुख्य पात्रों की बात कर ली जाए तो 3 जो प्रमुख पात्र आपको दिखेंगे, भारत, जो 3 प्रमुख पात्र दिखेंगे उसमें सबसे प्रमुख है भारत, जो कि वास्तविकता में भारत देश को निरूपित करता है। देन हम देखेंगे भारत दुर्दैव, जो एक तरीके से विलन पात्र है, जो भारत में जो दुर्दशा होती है उसके लिए जिम्मेदार पात्र है। एंड देन भारत भाग्य, जो बाद में कोशिश करता है कि भारत के भाग्य को बेटर किया जाए, सुधारा जा सके, लेकिन अंत में सफल नहीं हो पाता है। हालांकि कैसे क्या चीजें आगे बढ़ती हैं हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। गौण पात्र देखा तो उसमें योगी है, आलस्य, मदरा, सत्यानाश, डिसलॉयल्टी, फौजदार, रोग, अंधकार, निर्लज्ज तथा आशा आदि इसके गौण पात्र हैं। आप देख रहे हैं जो भारत की जो बुराइयां हैं,
जो भारत में बुराइयां हैं या जो अच्छाइयां हो सकती हैं, उनको कहीं ना कहीं पात्र के रूप में निरूपित किया गया है। तो कहने का मतलब जो भारत देश के रूप में आगे बढ़ता है, भारत देश के रूप में आगे जाता है, वहां पे किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या हमारे पास संभावनाएं रहती हैं, वो खुद पात्र हैं। और इसलिए प्रमुख पात्र भारत, और भारत दुर्दैव जो भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार होता है, ये इसके पात्र हैं। बात करें आगे तो शुरुआत मंगलाचरण से होती है कि जय सतयुग थापन करन नाशन म्लेच्छ आचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। मैंने इसके पहले सतयुग पे और कलयुग पे और रामराज की अवधारणा पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तुलसीदास ने जो अवधारणा दी थी, आप उसको जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कली जो कि विलन है, जो कि दानव है, जो कि दैत्य है, उसका जो युग है उसको कलयुग कहते हैं। और कहीं ना कहीं भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और उस कली का नाश करेंगे, तब इसका उद्धार होगा। उसी कल की अवतार की बात मंगलाचरण में की गई है कि जय सतयुग थापन, सतयुग की फिर से स्थापना कीजिए, ठीक है। नाशन म्लेच्छ आचार, जो म्लेच्छ हैं उनके जो आचार हैं, विचार हैं, उसको आप नष्ट कीजिए। कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार, कृष्ण कल की अवतार के रूप में पुनः जन्म लीजिए और इस कलयुग का नाश करके सतयुग की स्थापना कीजिए। मंगलाचरण में यह बात कही जाती है, ठीक है। लेकिन वो क्या कलयुग की संभावनाएं, उसको देख लीजिए। देखिए, शुरुआत होती है, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। क्या मतलब है? अंग्रेजों का राज्य है। 1857 संग्राम को याद कीजिए कि जहां पे किसान हो, आर्टिजन यानी कि कारीगर हो, राजा हो, वर्किंग क्लास हो, स्टूडेंट हो, महिलाएं हो, सब त्रस्त थे। सैनिक हो, सब के सब त्रस्त थे। और कारण क्या थे? अंग्रेज थे। और ऐसे में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत के लोगों के दुख दर्द को लिखते हैं तो यहां पे लिखते हैं कि रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। और सब मिलके रोते हैं, ये भारत की दुर्दशा अब देखी नहीं जा रही है। कैसे उबरे इस भारत की दुर्दशा से? शुरुआत यहां से होती है, किसकी? जो हमारा नाटक है भारत दुर्दशा की। उसके आगे की बात की जाए तो अब उसी नाटक का जो पहला अंक है, इसी में हरिश्चंद्र लिखते हैं कि जह भय शाक्य हरिचंद्र नहशु ययाति, जह राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जह भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूर्ता कलह अविधा राती, अब जह देखूं दुखई दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। भारत के इतिहास में बात करते हैं, जो भारत का समृद्ध इतिहास रहा, समृद्धशाली इतिहास रहा, मतलब कि जो जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भरतखंड का इतिहास रहा, उसकी बात करते हैं। और कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की बात कर ली जाए, ठीक। शाक्य मुनि बुद्धा, शाक्य वंश की बात करते हैं, राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं, नहुष की बात करते हैं, ययाति की बात करते हैं, युधिष्ठिर की बात करते हैं, वसुदेव की बात करते हैं, भीम की बात करते हैं, कर्ण की, अर्जुन की, इन सब की छटाओं को बताते हुए समझाते हैं कि क्या गौरवशाली अतीत था। और तह रही मूर्ता कलह अविधा राती, अब जहां देखूं दुख दुख ही दुख दिखाई। अब जहां देखता हूं सिर्फ दुख और दुख दिखता है। पहले क्या था? गौरवशाली भारत हमको देखने को मिलता था, पर अब यहां पे सिर्फ दुख दिखता है। और हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई, भारत की दुर्दशा अब देखी नहीं जा रही है। आओ मिलके इस पे रोते हैं, और मिलके इस पे रोते हैं, ठीक है। बात इसके आगे की जाए तो इसी में आगे लिखते हैं ये कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति खारी, ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहारारी, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाए। देखिए, भारत के लोगों का एग्जैक्ट जो दर्द है वो यहां पे दिख रहा है। क्या है कि अंग्रेज राज जो है वो हम पे राज कर रहे हैं, हमारे सारे सुखों को उन्होंने छीन लिया है, ठीक है। सारा धन विदेश चला जा रहा है, रोग आते जा रहे हैं और रोगों का इलाज महंगा होता जा रहा है, दिन दूने दुख जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, डेली दुख जो है हमारे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ऊपर हर चीज पर टिकट लगा दिया है, यहां जाओ तो टिकट, वहां जाओ तो टिकट, यहां से निकलो तो टिकट, वहां से जाओ तो टिकट, तो हर जगह पे टिकट लगा दिया है। और हमारे हर तरीके की जो भारत की जो दुर्भाग्य है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, जो दुर्दशा है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारा धन वैभव जो है वो छीन लिया है हमने। अगर हम
उस समय जो मॉडरेट कांग्रेस के जो क्या कहते हैं नेता थे, उनकी बात सुने तो वो भी इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। उसी ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने नाटक के माध्यम से करते हैं। इस नाटक में आपको गीत और टेक्स्ट यानी गद्य दोनों दिखेगा, और ये प्रथम अंक है जहां पे वो डिफाइन करते हैं कि हमारा क्या इतिहास था और कहां पे भी हम हैं, अंग्रेजों ने क्या हाल बना रखा है भारत का, इसको बड़े विस्तार से बताते हैं कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बात करें इसके आगे की तो अंक 2, यहां पे भारत अब आता है। भारत क्या करता है, ठीक है, दीन बन्यो इस सो उन डोलत टकरावत निज मात, दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छीजत देत को नहीं साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत धाई उबारो नाथ। ये भारत खुद कहते हैं, मतलब भारत देश को निरूपित करते हुए जो भारत जो मुख्य पात्र है वो कहता है कि दीन हो गया हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, इधर उधर जाता हूं सिर्फ माथा टकरा रहा है मेरा, ठीक है, और विपत्ति बढ़ती जा रही है दिन ब दिन और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, सब विधि सुख दुख सागर में डूबत धाई उबारो नाथ, हर तरीके से मैं दुख के सागर में डूबता जा रहा हूं, हे नाथ हमको उबारो। ये भारत के रूप में सभी देशवासियों की आवाज है माफ कीजिएगा, ये भारत के रूप में सभी देशवासियों की आवाज है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत के माध्यम से बताया है। मतलब भारत यहां पे जो बता रहा है वो भारत के देशवासियों की आवाज को आगे करता है, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, ये अंक 3 है। अंक 3 में अब भारत दुर्दैव आ गया है, जो भारत दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। ये क्या कहता है, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, मुझे सहज न लो, मैं राक्षस हूं और मुझे राक्षस समझो, मैं दुर्दशा करने आया हूं, ठीक है। कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालो इनका तो मैं सच्चा राज। सबको मैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दूंगा और भूखे आपको भूख से मार दूंगा, आपके प्राण निकाल लूंगा तो मैं सच्चा राज, तब मैं वास्तविकता में राक्षस राज कहलाऊंगा। काल भी लाऊं महंगाई लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छा जाऊं जग में सोग। मैं काल भी लाऊंगा, लोगों की मृत्यु भी लाऊंगा, महंगाई भी लाऊंगा, ठीक है, और रोगों को भी बुलाऊंगा, ठीक है, पानी उल्टा के बरसाऊंगा और छा जाऊंगा संपूर्ण विश्व में जोग के जैसे, ठीक है। जैसे जोग हम जानते हैं ना, जो अंधविश्वास तो जोग की जो बात होती है, तो इस प्रकार संपूर्ण विश्व में मैं छा जाऊंगा और हर वो जो नकारात्मक चीजें हैं, हर जो दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, विद्रुपदाएं हैं, वो भारत पे मैं ला दूंगा। ये बात कौन करते हैं यहां पे, भारत दुर्दैव करते हैं, यानी कि भारत की दुर्दशा करने के लिए जो दानव है, जो खुद को राक्षस कहता भी है, वो क्लेम करता है, ठीक है। अगले अगर इसके अंक की बात की जाए तो आपको यहां पे अंक 4 में फिर भारत दुर्दैव क्या कहते हैं, ये रोग आलस्य मदरा अहंकार आदि की सहायता लेकर भारत की रही सही दशा को भी नष्ट कर देते हैं। रही सही दशा को भी नष्ट कर देते हैं मतलब एक तो अंग्रेजों ने जो भारत पे दुर्दशा थोपी, जो भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार थे, दूसरा रोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग आलस्य में घिरते जा रहे हैं, मदिरा के सेवन और अहंकार में डूबते जा रहे हैं, और इन सब की सहायता से जो भारत की दुर्दशा है वो और ज्यादा होते जा रही है। और यही भारत दुर्दैव चाहता है। इस नाटक के यानी कि भारत दुर्दशा नाटक के अंक 4 में ये चीजें यहां पे आपको देखने को मिलती हैं। बात करें इसके आगे की तो आपको जो अंक 5 है जहां पे डिसलॉयल्टी सामने आ जाती है, वो क्या होता है, देखिए भाई 7 सभ्यों की एक कमेटी बनती है। उसमें जो सभापति हैं वो चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए रहते हैं, छड़ी लिए रहते हैं, और बाकी जो 6 सभ्य हैं उनमें कौन है, एक बंगाली है, एक महाराष्ट्र से है, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर है, एक कवि और 2 देशी महाशय हैं। इनकी समिति मिलती है कि चलो कैसे भारत को उबारा जाए। वो है ना कि बौद्धिक लोगों की एक समिति बनी है कि भारत को उबारना है, लेकिन हम सबको उस समय की भारत की रियलिटी पता है, वास्तविकता पता है कि कैसे भारत उस समय अंग्रेजों की जो लाल फीताशाही थी, रेड टेपिज्म के चक्कर में था। कोई भी भारत के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना चाहता था तो उसे तत्काल जेल भेज दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो तो डिसलॉयल हो गया भाई, हम तो अंग्रेजी राज्य के अधीन हैं, अंग्रेजी राज्य के गुलाम हैं। अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है मुखरता से या भारत के सपोर्ट में आवाज उठाता है, भारत की दुर्दशा को हटाने के लिए आवाज उठाता है, उसको डिसलॉयल कह के जेल में डाल दिया जाता है। तो डिसलॉयल्टी आती है और इन सबको गिरफ्तार करके ले जाती है। यह है अंक 5 की बात। इसका मतलब क्या है कि पहले भारत
जो है अपने इतिहास की बात करता है, क्या गौरवान्वित इतिहास था। फिर भारत कोशिश करता है कि कैसे अंग्रेजी जो दिक्कतें हैं समाज में, जो विद्रूपताएं हैं, समस्याएं हैं, इनसे निकलने की कोशिश किया जाए। जहां पे वो अनाथ पाता है खुद को और नाथ से कहता है, भगवान से, श्री कृष्ण से कहता है कि आप आइए कल की अवतार लेके और सबका समूल नाश करके वापस से सतयुग की स्थापना कीजिए, जैसे हरिश्चंद्र ययाति के टाइम पे हमने देखा था। लेकिन फिर भारत दुर्दैव आता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब संभव होने नहीं दूंगा। जितनी भी दिक्कतें हैं, विद्रूपताएं, समस्याएं हैं, दुश्वारियां हैं, रोग हैं, सब मैं लेके आऊंगा और राक्षस राज कहलाऊंगा। फिर अगले में वो आलस्य और बाकी बीमारियों को लेके आ भी जाता है और फैला भी देता है। हर वो तरीका जिस तरीके से देश में अशांति, असुरक्षा और दिक्कतें फैलाई जा सकती थी, वो फैलाता है। फिर कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कोशिश करते हैं, जो सात सभ्य हैं, ये कोशिश करते हैं कि भारत को इससे उबारा जाए, भारत को इससे उबारा जाए, मीटिंग करते हैं। लेकिन फिर चूंकि वो तो डिसलॉयल हो गए ब्रिटिश सरकार के लिए, तो डिसलॉयल्टी आती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद जो ये वैसे अंक 6 है, ये अंक 6 है, यहाँ पे 4 लिख गया है। जो अंक 6 है उसमें क्या है कि भारत भाग्य आता है। वो कोशिश करता है कि भारत के भाग्य को पुनः जगाया जाए, कोशिश की जाती। तो क्या है कि मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। वह प्राचीन गौरव की स्मृति दिलाता रहता है, अंग्रेजी राज्य में उन्नति की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। जब उधर से भी उसकी आशा नष्ट हो जाती है तो वह अंत में निराश होकर अपने सीने में कटार मार लेता है। मतलब भारत की दुर्दशा करता है भारत दुर्दैव, और इस दुर्दशा को रास्ते पे लाने के लिए, पुनः भारत का भाग्य जगाने के लिए भारत भाग्य आता है। लेकिन भारत भाग्य भी खुद के सीने में कटार मार लेता है, क्योंकि वो खुद को सबल नहीं पाता है, वो खुद को कमजोर पाता है और पाता है कि भारत दुर्दशा में इस कदर नीचे जा चुका है कि अब इसको उठा पाना हमारे लिए भी असंभव है। और वहां पे इस नाटक का पटाक्षेप होता है, यवनिका गिरती है और नाटक खत्म हो जाता है। तो उस समय की जो भारत की दुर्दशा थी, उसी दुर्दशा का वर्णन मैं कहता हूं कि ठीक है व्यंग के माध्यम से किया है, पर कितना सजीव वर्णन है। ये सभी दिक्कतें उस समय भारत के समाज में थी और किस तरीके से निरूपित किया कि सात सभ्य लोग, वो मॉडरेट्स जो कोशिश करते हैं लेकिन जेल चले जाते हैं। भारत में जो दिक्कतें थी, चाहे वो बीमारियों की दिक्कत हो, सूखे की दिक्कत हो, किसानों की दिक्कत हो, आलस्य की दिक्कत हो, पढ़ाई लिखाई की दिक्कत हो, सामाजिक वैमनस्य की बात हो, उन सभी दिक्कतों को जिक्र किया जाता है। इतिहास जो गौरव वाला शाही इतिहास था उसको सामने लाने की कोशिश करती है और नाथ यानी भगवान से गुहार लगाती है कि भाई भारत को अब आप ही बचा सकते हो। लेकिन जब भारत भाग्य भी कोशिश करता है तो नहीं बचा पाता है और खुद को कटार मार के अपनी ये लीला समाप्त कर देता है। तो ये भारत दुर्दशा का सार था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की नजर में भारत दुर्दशा क्या थी उसका वर्णन था, इस नाटक का सारांश था। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बताता चलूं कि हिंदी साहित्य, फिर से बता दे रहा हूं, हिंदी साहित्य का प्रतिज्ञा 2.0 जो बैच है, आप इससे जुड़ सकते हैं विकास लाइव कोड का प्रयोग करके। 31 अगस्त को इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा, अंतिम डेट है 31 अगस्त। इसके बाद इस बैच में एडमिशन नहीं होंगे। प्रतिज्ञा 2.0 बैच के साथ खास बात क्या है, मैं इसको बता देता हूं। प्रतिज्ञा 2.0 बैच के साथ खास बात क्या है कि आप अगर विकास लाइव कोड का प्रयोग करके इस बैच से जुड़ते हैं, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके इस बैच से जुड़ते हैं और आपका जो प्रीलिम्स है अगर वो क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी पूरी फीस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रिफंड। मतलब कि अगर आपने प्रतिज्ञा 2.GS बैच भी लिया है, वो भी विकास लाइव कोड का प्रयोग लिख करके कर सकते हैं, या आप हमारे प्रतिज्ञा 2.0 हिंदी साहित्य बैच को लेते हैं और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। मैं आपको बताता चलूं कि जितने PYQs होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सारा मैं करवाता हूं। वर्तनी से लेके वाक्य से लेके उत्तर तक हर चीज पे ध्यान देते हुए उस रास्ते पे ले जाता हूं जहां पे आपके 310 प्लस मार्क्स क्या हो जाएं, सुनिश्चित हो जाएं। और देखिए डेली बेसिस पे कॉपी मैं खुद चेक करता हूं, ग्रुप है, उस ग्रुप में बच्चे कॉपी भेजते हैं, उस कॉपी को वहां पे कॉपी आप भी भेज सकते हैं। हर उस स्तर पे उस कॉपी की चेकिंग होती है जिस स्तर पे ये सुनिश्चित हो सके कि आपके उत्तर बेहतर हो और आपको बेहतर नंबर मिले।
ठीक है, तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस प्रतिज्ञा 2.0 बैच में जुड़ सकते हैं। 31 अगस्त अंतिम तिथि है। और मैं बताता चलूं कि इस समय स्टडी IQ में रैंकर्स बैच की शुरुआत भी हो गई है। रैंकर्स बैच 31 अगस्त से इसमें कक्षाएं शुरू हैं, बैच ये प्रारंभ है। यहां पे भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं और 25,999 में इस बैच से जुड़ सकते हैं। खास बात मैं बताता चलूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इस रैंकर्स बैच से जुड़ते हैं तो जो सबसे खास बात है वो ये कि 8 सितंबर को पहला टेस्ट होगा और इससे 2025 तक लगातार टेस्ट होंगे और हर टेस्ट के बाद एक टॉपर की घोषणा की जाएगी। जो इस टेस्ट में टॉप करेगा उसको 11,000 रुपए का, ठीक है, 11,000 रुपए का, यहां पे लिख देता हूं, 11,000 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। और हर टेस्ट में, यानी कि हर वीकली टेस्ट में, जो कि जैसे मान लीजिए आज टेस्ट हुआ, आज रात में उसके रिजल्ट्स आ गए और 2 दिन बाद आपको पैसा भी मिल जाएगा, तो पारितोषिक जो है वो हर हफ्ते मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है ना। रैंकर्स बैच के साथ हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में है। विकास लाइव का कोड प्रयोग करके आप इस रैंकर्स बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल विकास करके टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं अपडेट देता रहता हूं। बाकी आपका दिन शुभ हो। हमें जरूर बताइएगा कि और किन विषयों पे आपको वीडियोस देखने हैं। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय 31 अगस्त को बैच एंड हो रहा है, मतलब समापन हो रहा है, मतलब उसके बाद उसमें एंट्री नहीं होगी। और हमारा जो 31 अगस्त से ही जो हमारा रैंकर्स बैच है उसकी भी शुरुआत हो रही है। विकास लाइव कोड दोनों जगह पे ध्यान रखिएगा। बाकी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी साहित्य पे और किस विषय पे आपको वीडियो देखना है, हम उसे जरूर लाएंगे। शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।